हरियाणा विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं मंजीत सहगल और एक और हैं अमन भारद्वाज। सीधा बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि इस बार ऐसा भी बताया जा रहा है कि कहीं डेट बदल सकती है। हमने देखा किस तरह से भाजपा है और इनेलो है, दोनों ने ही मांग की है, लेकिन किसका पलड़ा भारी है, किसकी हवा चल रही है। पहले मंजीत सहगल के पास चलते हैं। मंजीत, बताइए कि 10 साल तो हो चुके हैं और किसी तरह से बीजेपी जेजेपी ने मिलके, और उसके बाद जब उनका डिवोर्स हो गया तो काफी हद तक घसीट घसीट के सरकार चला ली है। लेकिन अब क्या होगा? एंटी इनकम्बेंसी है, हवा क्या कांग्रेस की लग रही है? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि चुनाव की तारीखों में फेरबदल हो सकता है। वो इसलिए कि चाहे वो बिश्नोई समुदाय हो या फिर आईएनएलडी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर मांग की है कि इस चुनाव की तारीख को 1 अक्टूबर के बजाय एक हफ्ता देरी से तय कर लिया जाए, क्योंकि इस दौरान एक तो वीकेंड है, शुक्र और शनिवार है, फिर और रविवार को और शनिवार को छुट्टी होने की वजह से क्या, जब 5-6 दिन की छुट्टी होती तो लोग पहले ही एक ट्रिप प्लान कर लेते हैं। तो लोगों को ये लग रहा है कि अगर सारे लोग ट्रिप पे चले गए, हॉलिडे पे चले गए, तो मत प्रतिशत काफी गिर सकता है और ये अनुमानतः 20-25% तक कम मत प्रतिशत हो सकता है। तो भारतीय जनता एक पार्टी सवाल आपको रोकेंगे, क्योंकि दोनों ही हरियाणा निवासी हैं। ऐसा कुछ होता है कि चाहे फैमिली वाले हैं, यंगस्टर्स हैं, सब निकल पड़ते हैं, ऐसा कोई प्लानिंग बन जाती है क्या? उसका फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि वीकेंड पे या आप देखिए कि 4-5 दिन पहले या 2-3 दिन बाद में अगर छुट्टी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रही हो तो फैमिली ट्रिप या कोई ना कोई लोग सोचते हैं कि वीकेंड है तो बाहर जाया जाए, और वोट को उतना कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि रूरल एरिया में या पंजाब है जैसे हरियाणा है, सब तो इससे सहमत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जेजेपी है, उन्होंने आपत्ति कहा है कि भाई दूसरी पार्टी स्ट्रांग नहीं है, अपने आप पे यकीन नहीं रखते, और इस वजह से इस तरह की मांग की जा रही है। लेकिन बात आते हैं ग्राउंड सिचुएशन की। क्या ये डायरेक्ट फाइट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की है, या फिर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी है, जेजेपी है, एनएलओ है, बाकी सारी पार्टीज हैं, उनका भी कुछ? पहले मैं आपके पहले सवाल के ऊपर आता हूं, जिसमें आपने कहा था कि हवा किसके पक्ष में है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे लोग दावा करें कि अब की बार हवा कांग्रेस के पक्ष में है। दो बड़े कारण माने जा रहे हैं। एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाते चलाते एक दशक हो गया है, 1 दशक हो गया, 10 साल हो गए, 2 टर्म्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। तो इस दौरान निश्चित तौर पर सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर, और एंटी इनकम्बेंसी सरकार झेल रही है। तो ये माना जा रहा है कि सरकार की जो नाराजगी है उसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। लेकिन कांग्रेस की भी अपनी समस्याएं हैं। कांग्रेस के बीच में बहुत ज्यादा है, खेमेबाजी यूं भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से 2 धड़े, चाहे कुमारी सैलजा का धड़ा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला का धड़ा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धड़ा हो, ये इस वक्त पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। पार्टी ने बार बार कहा है कि चुनाव जीतने के बाद यह तय होगा, लेकिन दोनों धड़ों में रस्साकसी चल रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दूसरी बड़ी बात जो कांग्रेस के नेता जिस पर यह दावा कर रहे हैं कि हवा उनके पक्ष में, वो है कि कांग्रेस के पास 5,656 से ज्यादा जो टिकट आवेदन मिले हैं। 10 अगस्त तक तारीख थी। बड़ी दिलचस्प बात यह है कमल कि इन टिकट के आवेदनों में कई जगहों से 80 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। आप नीलोखेड़ी की बात ले लीजिए, 86 वहां से मिले हैं, एक जगह से 88 एप्लीकेशंस आई हैं। और एक और इंटरेस्टिंग पहलू इसका ये है कि जो रिजर्व सीटें हैं वहां से भी बड़ी संख्या में टिकटों के लिए आवेदन हुआ है। और एक आंकलन भी निकाला जा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो चुनाव क्षेत्र है गढ़ी सांपला किलोई, वहां से सिर्फ एक टिकट का आवेदन हुआ है। तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि टिकटों के हर टिकट पे आपको फीस ली जाती है, तो कांग्रेस 5 करोड़ से ज्यादा इसे अर्जित कर लेगी, और कांग्रेस एक बिखरा हुआ कुनबा है, ये विपक्ष कर रहा है। लेकिन कांग्रेस इसको पॉजिटिव सेंस में लेती हुए कह रही है कि अब की बार हवा कांग्रेस के पक्ष में है। यही कारण है कि लोगों में उत्साह है। और इंटरेस्टिंगली कमल, टिकट के दावेदारों में न सिर्फ कांग्रेस के बल्कि जननायक जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार भी इस लिस्ट में हैं, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिश्तेदार भी हैं, पत्रकार भी हैं। तो टिकटों के आवेदन को देखकर तो लगता है कि सब मान बैठे हैं कि हम अब की बार कांग्रेस की तरफ में हवा है। कांग्रेस की हवा क्या लग रही है, बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है। कई लोग बोलते हैं कि कांग्रेस बनाम बीजेपी है, पर जिस तरह की इन फाइटिंग हमने पहले भी देखी है। और अगर हम बात करें किरण चौधरी की, राज्यसभा में चली गई, लेकिन जाते जाते काफी हद तक निशाना भूपेंद्र हुड्डा पे लगाया है।
आप ये बताइए कि एक हरियाणा में रहने के पर्सपेक्टिव से भी और बाकी जगह भी जिस तरह की इन फाइटिंग है और खास तौर पे करनाल भी गए हैं, बाकी जगह भी गए हैं, डायरेक्ट फाइट है क्या बीजेपी और कांग्रेस की, या आपको लगता है कि बाकी भी थोड़ा बहुत सीट ले जा सकते हैं? दूसरी पार्टीज का भी कहीं ना कहीं स्कोप है, लेकिन ये कि दूसरी पार्टीज ज्यादा डिपेंडेंट है। अब जेजेपी पुराने उसमें देखिए उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, अब इनेलो ने बसपा के साथ अलायंस कर लिया है, तो वो जो मेजर फाइट है वो दो मेजर पार्टी में ही है। और लोकसभा में भी कांग्रेस चाही थी, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को भी उतना स्पेस नहीं दे पाई जितना उसको हरियाणा में लगता था कि मिल जाएगा, क्योंकि पंजाब में सरकार थी और 90 से और इसका ज्यादा कारण क्या है कि पकड़ ज्यादा है, पुरानी पार्टीज है, ट्रेडिशनल पार्टीज? दो से तीन मेजर कारण ये है। एक तो कैडर, सबसे बड़ा रीजन ये है, जैसे पंजाब में अकाली दल है तो एक तो वो वैसा कैडर नहीं बन पाता है दूसरी पार्टी का उतना स्ट्रांग, और बन भी पाता है तो वो मेजर पार्टी उसको ब्रेक डाउन कर देती है। जैसे जेजेपी ने कैडर बनाकर विधायक हासिल किए, लेकिन बीजेपी ने 2019 में उनको ब्रेक डाउन करके अपने साथ मर्ज कर लिया, और वो आज स्थिति देखिए आपकी 2019 से बिल्कुल ही डिफरेंट है जेजेपी की। तो मेजर अभी भी इनके सारे एमएलए एक एक करके बिल्कुल बिल्कुल उनमें से भी ज्यादा स्पेकुलेशन ये है कि या वो कांग्रेस में जाएंगे या वो बीजेपी में जा सकते हैं जेजेपी को छोड़कर। तो वो जो कैडर था वो मेजर पार्टीज ब्रेक डाउन कर देती है, और कैडर के साथ साथ इश्यूज पे जैसे कह सकते हैं पॉलिटिकली खेलना उन पार्टीज को नहीं आता जितना कांग्रेस, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, सुरजेवाला है, या वो पार्टीज के बड़े नेता हैं जो वो जैसे खेल सकते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी में सारे न्यू कमर्स हैं, बीजेपी 10 साल अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी है, लोकसभा में 50-50 का रेशियो रह गया, सेंट्रल इश्यूज ऐसे हैं ये बात अहम कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा जब चुनाव हुए और 10 सीटों की बात थी, 5 खेमे में कांग्रेस के गए और 5 बीजेपी पे। तो हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से लोकसभा की परफॉर्मेंस रही उसको भांपते हुए आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या होने वाला है? खास तौर पे अगर हम बात करें जैसे कार्डर बेस इनेलो भी था, लेकिन काफी हद तक उनका वोट बैंक है वो गया है। देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम की अगर हम तुलना करें, उसका विश्लेषण करें, तो साफ लगता है कि हरियाणा में किसी भी पार्टी के पक्ष में कोई लहर नहीं है, क्योंकि 10 सीटें थी, 10 में से 5-5 सीटें दोनों ने जीती है। लेकिन कांग्रेस ने एक कह लीजिए रिकवरी पैथ के ऊपर कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस का मत प्रतिशत भी बड़ा है, 43% के करीब है, और वहीं कांग्रेस ने कम से कम 46 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में जीत दर्ज की है। और वहीं एक और बड़ा पहलू इसका ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गैर जाट राजनीति थी या प्रो बैकवर्ड क्लास राजनीति थी, उसको भी इसमें झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस के वोट शेयर में अब बार न केवल जाट समुदाय कांग्रेस की तरफ गया है, बल्कि दलित और पिछड़ा वर्ग के जो मतदाता थे वो भी कांग्रेस की झोली में गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चैलेंजेस को बढ़ा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़त बनाई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे आपको मालूम है कि किसान या फिर जाट समुदाय वहीं पर रहता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ अभी उतनी मजबूत नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी की है। तो आप ये दो चीजों को मिलाकर आप देखें तो हवा किसी की नजर नहीं आ रही है। चैलेंजेस बीजेपी के बड़े हैं, तो कांग्रेस के भीतर भी चैलेंजेस हैं। स्वयं कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा ने भी कहा था कि जो अभी उन्होंने एक यात्रा शुरू की थी, उन्होंने कहा था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गुट है, अगर वो यात्रा गांव की तरफ कराए तो वो शहरी क्षेत्रों में यात्रा करना चाहती हैं, क्योंकि वहां पर भाजपा की पकड़ मजबूत है और कांग्रेस को वहां पर होमवर्क करने की जरूरत है। तो हरियाणा मांगे हिसाब या कांग्रेस मांगे हिसाब, ये भी देखना होगा। और खासतौर पे कंगना रनावत ने भी अब हरियाणा की राजनीति में, पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली है। खासतौर पे जो बयान दिए हैं विवादित बयान है, लेकिन इससे क्या कितना नुकसान होगा वो देखने वाली बात होगी। और दूसरी चीज है जो कि नॉन जाट पॉलिटिक्स है, जिस पर हावी हुई है बीजेपी, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट किया है, किरण चौधरी को भी लिया है। तो ये आप बताइए कि इस तरह जो इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है, हमने देखा किस तरह से किसान कई टाइम से बैठे, लेकिन उतना प्रभाव हमने देखा कि नहीं दिखा, खासतौर पे हरियाणा फ्रंट पे। इसमें आप क्या देखते हैं? देखिए, रूरल और अर्बन का जो कॉम्बिनेशन है उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी ड्रैग डाउन कर रही है, और वही माइलेज कांग्रेस भी लेती नजर आ रही है। अब पहलवानों का इशू था, वो चाहे डायरेक्ट हरियाणा से इनिशियली लिंक नहीं करता था, लेकिन अब जाकर उसको आप देखिए कि कांग्रेस ने कैसे उसकी माइलेज ली कि विनेश फोगाट आई तो हरियाणा के कांग्रेस के नेता रणदीप भूपेंद्र हुड्डा भी थे, दीपेंद्र हुड्डा भी थे, तो उन्होंने उसकी पूरी माइलेज ली। बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसे ही इन्हीं इश्यूज पर, जो चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर इश्यूज हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक करते हैं हरियाणा से, तो बीजेपी उनको कैश नहीं कर पाती है। और 10 साल में ये इशू बेस्ड भी रहा है और एंटी इनकम्बेंसी भी रही है। उसका नजर वोटों की पोलराइजेशन पे भी नजर आया है, चाहे वो जाट वोट बैंक की पोलराइजेशन थी, और साथ साथ ये जो
4 से 5 मेजर इश्यूज हैं एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ अग्निवीर का इशू है, किसान आंदोलन में अर्बन रूरल का ब्रेकडाउन है, वहां पे बीजेपी पिछड़ी, फिर अलायंस टूट गया, उसके बाद पहलवानों का इशू था जो इनडायरेक्ट लिंक करता था, और इन पर कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस क्या करने आप मानते हैं कि वो इश्यूज हैं जो रेसलर्स वाला इशू है वो अभी इशू है इमोशनली देखिए लोग आप कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आप रूरल बेल्ट में अगर जाओगे तो हालांकि लोग वोट डालें उस पर ना डालें ऐसा नहीं है कि सोच कर ही वोट डालेंगे, लेकिन इमोशनली कनेक्ट जरूर करते हैं कि हमारे हरियाणा के थे, वहां पर किसान थे, तो वो एक इमोशनल कनेक्ट जो है कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी जरूर पॉलिटिक्स की बदलता है, और वो ग्राउंड पर दूसरे क्योंकि जो धड़े हैं वो इस सोशल इंजीनियरिंग में माहिर हैं कि वो लोग चाहे महसूस ना करें लेकिन उसका कनेक्ट महसूस करवाकर वो वोट बैंक जरूर हासिल करते हैं जो दूसरी ऑपोजिशन में पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो और पार्टीज हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये जरूर हवा है, और इस पर जैसे मंजीत जी ने भी कहा कि 2014 से अगर आप देखिए तो कांग्रेस 15 विधायकों पर थी और 2019 में आकर वो 30 से ज्यादा हो गए, डबल मार्जिन था। तो अब आकर 2024 में कहीं ना कहीं वो लोकसभा का इम्पैक्ट, ये 4 से 5 इश्यूज पार्टीज का, और इस बार कोई अलायंस कहीं किसी किस्म की अलायंस नहीं है, लेकिन उसका क्या प्रभाव होगा और खास तौर पे एक हफ्ता अगर डिले हो जाता है उससे फायदा किसको होगा? देखिए, अलायंस की अगर बात करें तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी को मूलतः शहरी क्षेत्रों की पार्टी माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जो मत हैं वो शहरों में ज़्यादा है। वो इसका बड़ा कारण ये भी है कि 10 साल के शासन में भी भारतीय जनता पार्टी जाट वर्ग या फिर किसान वर्ग के बहुत ज़्यादा करीब नहीं आ पाई। हालांकि बहुत सारे फैसले लिए भी गए, चाहे वो नहरी पानी के चार्जेस को माफ़ करना हो या फिर किसानों को मुआवजा देने की बात हो, वो आखिर क्षणों में लिए भी गए। हालांकि उसका फ़ायदा उसे शायद मिलेगा नहीं, क्योंकि वो अभी उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। लेकिन आपने जैसे कहा कि हरियाणा में अब की बार भी जो गठबंधन की राजनीति है वो शायद बैकफुट पे चली गई है। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा, लेकिन चुनाव से ठीक 6 महीने पहले वो टूट गया। टूटने का बड़ा कारण ये था कि शायद जननायक जनता पार्टी ये भाप गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रखना उसके फायदे में नहीं है, क्योंकि जाट मत प्रतिशत उसके पाले से खिसक कर कांग्रेस की तरफ जा रहा है। यही कारण है कि जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें चाहे एनएलडी हो या जननायक जनता पार्टी हो, उनका जाट वोट बैंक पूरी तरह से खिसक चुका है और उनका मत सर प्रतिशत। क्या ये चालाकी नहीं है कि एक पंथ दो काज? एक तो आपने जेजेपी के साथ डिस्टेंस कर लिया, प्लस वो वोट काटेंगे कांग्रेस का, तो इस तरह से स्ट्रैटेजी नहीं क्या बनती है? देखिए, स्ट्रैटेजी पोस्ट पोल अलायंस भी तो हो सकता है। पोस्ट पोल अलायंस भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी आप कह लीजिए आईएनएलडी ने, अब देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए, तो तुरंत आईएनएलडी ने उनका समर्थन कर दिया, उसी तरह की मांग कर दी। हालांकि जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की है, कांग्रेस ने भी आलोचना की है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो सीधे कैमरे पे तो ये बात नहीं कहते, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो बात मन में लेकर चल रहे हैं कि अगर पॉसिबल हुआ तो अलायंस किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है। और जैसा कि आपको जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसको नंबर आगे पावर नंबर है थोड़ा सा है। गोपाल कांडा ने भी हमसे यही बात की कि किंग मेकर होंगी छोटी पार्टियां। अब ये देखना होगा कि इंडिपेंडेंट कितने लेकर आते हैं, गोपाल कांडा खुद भी कितना लेकर आते हैं, और बाकी ये पार्टीज हैं चाहे आम आदमी पार्टी हो। तो ये हम एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, कितना आप कांग्रेस को देंगे, कितना बीजेपी को देंगे, अदर्स कितना देंगे? अब देखिए कांग्रेस जितना अभी तक जो आज की टाइम पे सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस 40 समथिंग पे गेन करती नजर 40 प्लस गेन करती नजर आ रही है, 45 के अराउंड। और जो छोटे दल हैं जिसमें चाहे जेजेपी है या एनएलओ है, या ये कहीं ना कहीं 4 से 5 सीट्स पर रह सकते हैं, और बीजेपी नियर अबाउट 30 समथिंग रह सकती है, क्योंकि जो बीजेपी का सिंगल लार्जेस्ट आप बोल रहे हैं कि 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा कांग्रेस को लगती नजर आ रही है। चाहे वो लोकसभा आप देखिए 2014 से आप वोट परसेंटेज का या विधायकों का आप देखिए, और जो इश्यूज हैं खासकर कहीं ना कहीं बीजेपी को वो डेंट कर रहे हैं, और जो सीएम चेंज करने का एक एक्सपेरिमेंट था बीजेपी का वो भी कहीं ना कहीं अब आकर वैसा नजर नहीं आता, क्योंकि सीएम खुद ही ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो पिछले सीएम से मनोहर लाल खट्टर से कहीं कहा जाता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो अचानक से नायब सिंह सैनी ने कहा कि नहीं, आज नहीं तय होगा, आज घोषणा नहीं की जाएगी इलेक्शन कमीशन द्वारा, और उसी समय कुछ टाइम बाद इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा के चुनाव की घोषणा कर दी। तो कितना आपको लगता है पकड़ है? और खासतौर पे जिस तरह से अमन ने भी कहा है कि चेहरे में बदलाव आया, 6 महीने पहले कम रह गए थे और उस टाइम मनोहर लाल खट्टर की एग्जिट हो गया। अब आपको लगता है, नंबर्स की गेम की बात करें इस सब में, किसको कितना नंबर देंगे?
देखिए, नंबर बताने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सी वोटर का अभी एक सर्वे आया है। उसमें उसको देखकर लगता है कि जिस तरह से 51% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अपना चॉइस जाहिर किया, मोहर लगाई है, और 41% राहुल गांधी के ऊपर। तो लगता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो पॉल स्ट्रेटजी होगी वो प्रधानमंत्री के नाम पर ही लड़ने की होगी। और अगर प्रधानमंत्री, जैसा आपको मालूम है, इस तरह के बड़े नेतृत्व जहां भी जाते हैं, जहां भी कोई रैली होती है, वहां के मतदाताओं को जरूर प्रभावित कर पाते हैं। लेकिन अब की बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। उनको अपना किला बचाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लगातार उनका मत प्रतिशत गिर रहा है। 2014 में कुछ था, 2019 में नंबर्स बताइए। और अब की बार देखिए, मैं किसी नंबर पे नहीं जाना चाहूंगा अभी, क्योंकि Single largest अभी नहीं किसको बनी दे है। लेकिन आप अगर ग्राउंड पे चले जाइए, चाहे अपोजिशन के नेताओं से बात कीजिए, किसान नेताओं से बात कीजिए, राकेश टिकैत से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 20 के आसपास सीटें जीत सकती है, और कांग्रेस को वो 60 सीटें बता रहे हैं। बाकी की जो सीटें हैं वो छोटे मोटे दलों मंजीत में सहगल नहीं बता रहे, पर वो कोट करके राकेश टिकैत को जरूर बता रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे भी यही कह रहा है कि चाहे वो सरकार की लोकप्रियता हो, वो लोकप्रियता किला बचाना मुश्किल हो सकता है। और आपको ये भी बता दें, मुश्किल ये भी है क्योंकि हरियाणा के चुनाव जम्मू कश्मीर के साथ साथ लग रहे हैं, वहां पे भी 90 सीटें हैं, और कई हद तक ये भी देखा जा रहा है कि कवरेज शायद जम्मू कश्मीर को ज्यादा मिले। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से इक्वेशंस अब बैठ रही हैं, ऐसा लग रहा है ये चुनाव भी उतना ही दिलचस्प होगा और अहम होगा। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू,